प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास के अंतर्गत पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का यह तीसरा वीडियो है। इसमें आज आप सभी जर्मनी के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये दोनों पढ़ना है। तो आज पहले हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई। यूरोप में यदि कहा जाए तो सबसे पहले फ्रांस से ही राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। फ्रांस की क्रांति से ही राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई और राष्ट्रवाद या फ्रांस से निकल करके संपूर्ण यूरोप में ब्रिटेन, जो 3 देशों का समूह होता है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, ये तीनों को मिलाकर के ब्रिटेन कहते हैं। ब्रिटेन, रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये जो सभी, इटली, ये जो सभी यूरोप के बड़े बड़े राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप। फ्रांस में नेपोलियन की सत्ता आई। फ्रांस की क्रांति के अंतिम दौर में नेपोलियन लोकतंत्र को दबा करके और अपना एक अलग प्रकार का शासन चलाता था। उसको हम अधिनायक तंत्र बोल सकते हैं, उसको हम तानाशाही शासन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का शासन उसने चलाया, लेकिन जनता का विश्वास जीता। जनता के हित में उन्होंने, नेपोलियन ने काम किया। तो उस समय प्रशा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिल करके और फ्रांस पर आक्रमण किए और नेपोलियन को 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में और समाप्त किया। इसके बाद में फ्रांस में अराजकता फैल गई और 1815 से 30 तक अराजकता का दौर था। धीरे धीरे फ्रांस संभला और 1830 से लेकर के और 1848 ईस्वी तक फ्रांस में क्रांतियों का दौर चला। पूरे यूरोप में, फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में क्रांतियों का दौर चला और इस क्रांति के दौर में अनेक जो राष्ट्र थे, वे राष्ट्र अपनी भाषा, अपनी राष्ट्रीय पहचान और आदि अनेक राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर, विचारों के आधार पर एकीकरण की शुरुआत की। क्योंकि उस समय 2 प्रकार की क्रांतियां हुई थी। एक जुलाई की क्रांति जो 1830 ईस्वी में हुई, जुलाई की क्रांति जो 1830 ईस्वी में हुई थी, उसके अंतर्गत और ग्रीस एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा 1832 ईस्वी में। ग्रीस 1832 ईस्वी में एक संधि हुई थी और कुस्तुनतुनिया की संधि हमने पढ़ा है 1475 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर और तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। तो वही कुस्तुनतुनिया नगर में एक संधि हुई और अनेक राष्ट्रों को मिला करके, जिसमें एक ग्रीस स्वतंत्र राष्ट्र बनकर के उभरा। ग्रीस का एकीकरण हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे अन्य और क्षेत्रों का एकीकरण भी प्रारंभ हुआ, अन्य राष्ट्रों का भी एकीकरण प्रारंभ हुआ। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान के आधार पर और अपने अपने क्षेत्रों का एकीकरण हुआ। उसी क्रम में 1848 ईस्वी में और मई की क्रांति होती है यूरोप में, और उस मई की क्रांति में भी और अनेक, जैसे ऑस्ट्रिया का अधिकार जर्मनी पर अधिक रहता था और ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र जर्मनी होना प्रारंभ किया। इटली भी ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र होना प्रारंभ किया। फ्रांस पर ब्रिटेन का दबदबा रहता था, तो फ्रांस जो है ब्रिटेन से स्वतंत्र होना प्रारंभ किया। तो इसी प्रकार से उस मई की क्रांति जो 1830 ईस्वी में हुई और 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में जो जुलाई की क्रांति हुई और 1848 ईस्वी में जो मई की क्रांति संपूर्ण यूरोप में हुई, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर के उन क्रांतियों के परिणामस्वरूप और अनेक देशों के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसी क्रम में जर्मनी का एकीकरण हुआ।
जर्मनी का एकीकरण 3 और क्षेत्रों से मिलाकर के हुआ। 3 जो राज्य थे उनके मिलाकर के हुआ। उसमें प्रशा था, बवेरिया था और सैक्सोनी। प्रशा प्लस बवेरिया प्लस सैक्सोनी इन 3 राज्यों को मिलाकर के और जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ध्यान रखिएगा ये 3 राज्य और सन 1871। जर्मनी का एकीकरण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जर्मनी का एकीकरण करने वाला इस प्रशा का और प्रधानमंत्री, जैसे आपके देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी की अपेक्षा है कि जो देश स्वतंत्र हुए, भारत से अलग हुए, उन देशों का एकीकरण किया जाए, वो भारत में सम्मिलित किया जाए। जैसे नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये जो देश हैं, ऐसे ही ये अनेक ऐसे, ऑस्ट्रिया भी जर्मनी का ही अंग था, जर्मनी का एक राज्य था। और ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया समझिए, ऑस्ट्रिया के प्रभाव में प्रशा, बवेरिया, सैक्सोनी राज्य थे। ऑस्ट्रिया का, क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जो वो बॉर्डर है, सीमा है, वो सटी हुई है। फ्रांस की भी सीमा जर्मनी से सटी हुई है, तो प्रायः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इन दोनों से संघर्ष होता रहता था। तो इस संघर्ष का जो परिणाम हुआ उसमें प्रशा के सशक्त होने के कारण और ऑस्ट्रिया के क्षेत्रों से और बवेरिया का क्षेत्र, सैक्सोनी का क्षेत्र, प्रशा का क्षेत्र, उससे जो है मुक्त होकर के और जर्मनी में उसका एकीकरण हुआ। यह 1871 ईस्वी में हुआ। प्रशा का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क ये प्रशा का प्रधानमंत्री था, जो 1862 ईस्वी में प्रशा का प्रधानमंत्री बना। 1862 ईस्वी में ये प्रशा का प्रधानमंत्री बना, ऑटो वन बिस्मार्क। और वहां का राजा था विलियम प्रथम, जॉर्ज विलियम प्रथम। उसने जो है और ऑटो वन बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया। और ऑटो वन बिस्मार्क अपनी सशक्त सेना के माध्यम से, कुशल नेतृत्व के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ किया। 7 वर्षों तक युद्ध चला था फ्रांस, ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी का, और 7 वर्षों तक युद्ध चला। फ्रांस का साथ ब्रिटेन दे रहा था। इन 7 वर्षों के युद्ध के पश्चात और जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ हुआ। ये जो जर्मनी का एकीकरण करने वाला व्यक्ति था उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। तो जो ये था ऑटो वन बिस्मार्क, इसका जो जन्म हुआ था वो ब्रेडेनबर्ग में हुआ था 1815 ईस्वी में। ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। इसकी शिक्षा और बर्लिन में हुई थी। जर्मनी की जो राजधानी वर्तमान में बर्लिन है, उस बर्लिन में, और इसकी शिक्षा हुई थी अर्थात जर्मनी में हुई थी। ब्रेडेनबर्ग भी जर्मनी का एक अंग है वर्तमान में। वह उस समय एक राज्य था, वहां जन्मा था। और धीरे धीरे यह अपने कुशल नेतृत्व, शक्तिशाली वरिष्ठ शरीर के माध्यम से, बुद्धिमत्ता के माध्यम से धीरे धीरे यह आगे बढ़ा। और रूस में यह जर्मनी का प्रतिनिधि राजदूत बनाकर भेजा गया। फिर उसके 1859 ईस्वी में, फिर उसके बाद में फ्रांस में 1862 ईस्वी में जर्मनी का राजदूत बनाकर भेजा गया। और 1862 ईस्वी में वहां का जो विलियम प्रथम, जॉर्ज विलियम और प्रथम जो राजा था जर्मनी के प्रशा का, वो प्रशा का राजा, इसको वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पहले जो जर्मनी था वो जर्मनी का अधिकांश क्षेत्र प्रशा राज्य के अंतर्गत आता, इसलिए प्रशा एक शक्तिशाली राज्य था जर्मनी का। तो प्रशा का जो नेतृत्व करता था वो समझ लीजिए समस्त जर्मनी का नेतृत्व करता था। तो
उसने अपने सशक्त पौरुष के माध्यम से और ऑस्ट्रिया के क्षेत्रों से, फ्रांस के क्षेत्रों से और अन्य क्षेत्रों से, जो आसपास के क्षेत्र से, उन क्षेत्रों को मिला करके एक संस्कृति, एक धर्म और एक विचार को मानने वाले लोगों को एकत्रित करके और उन क्षेत्रों को एकत्रित करके और जर्मनी का एकीकरण कर दिया। तो इस प्रकार से आज आपने जर्मनी के एकीकरण के बारे में अध्ययन किया। इससे संबंधित और भी जो प्रश्न आपके दिमाग में हुए, जो आते होंगे, उसको पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके या व्हाट्सएप में लिख करके आप उसको पूछ सकते हैं। उसका उत्तर मैं देने के लिए तत्पर हूँ। फोन करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप नोट कर लीजिएगा, जर्मनी का एकीकरण। हम समझते हैं कि आपने नोट किया होगा और इसके कुछ और बिंदु जो होंगे वो हम आपको लिख करके भेज भी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।